हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है अ बैंक्वेट। ये एक हॉरर मूवी है जो इसी साल रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत में हम हॉली को देखते हैं जो कि अपने बीमार पति की देखभाल कर रही होती है और शायद उसके पति की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और हॉली किचन में जाती है कुछ काम करने के लिए और जब वो लौट कर आती है तब वो अपने हस्बैंड को खून की उल्टियां करते हुए देखती है और हमें ये पता चलता है कि हॉली के हस्बैंड ने ब्लीच पाउडर खाकर सुसाइड कर लिया होता है क्योंकि शायद उसे लगने लगा था कि उसकी लंबी बीमारी की वजह से वो अपने फैमिली पर एक बोझ बन चुका है और उनके मौत को उनकी बड़ी बेटी बैत्सी भी देख लेती है जो कि काफी दुखद होता है। सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है और हम बैत्सी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। बैत्सी हाई स्कूल में एक काफी ब्राइट स्टूडेंट होती है और बैत्सी सिर्फ 17 साल की होती है और वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो आगे क्या करे। वो अपने इंटरेस्ट स्ट्रीम और सब्जेक्ट समझ ही नहीं पा रही थी। बैत्सी शाम की पार्टी के लिए तैयार होकर निकल जाती है अपने फ्रेंड डोमिनिक के घर पर जहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो भी वहाँ पर जाकर ड्रिंक करती है और उसके कुछ दोस्त उसके साथ में प्रैंक करते हैं और उसे कोकेन के सिवाय सब उसे एक मामूली पाउडर देते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और तब वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है स्मोक करने के लिए और वहाँ पर बैत्सी एक फुल मून देखती है जो कि फुल रेड कलर का होता है और बैत्सी उसे देखते ही देखते जंगल की तरफ बढ़ने लगती है जैसे उसे कोई बुला रहा हो और जब वो जंगल से बाहर आती है तब उसकी चाल ही बदल जाती है। जैसे लगता है कि उसने बहुत सारी शराब पी ली हो और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। तब उसके दोस्त उसे वहां से उठाकर लाते हैं और बैत्सी की मॉम हॉली को फोन करते हैं। दूसरे दिन बैत्सी की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो हॉली से बताते हैं कि उसका शरीर सुन्न पड़ गया है। और फिर हम हॉली की छोटी बहन इजाबेल को देखते हैं जो कि स्केटिंग सीखने आई होती है और बैत्सी भी उनके साथ में आई होती है और इसी दौरान हॉली बैत्सी के वियर्ड साइड को देखती है और हैरान हो जाती है जैसे उसे किसी ने पॉजेस किया हो और हॉली बैत्सी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और बैत्सी डॉक्टर से बताती है कि उसे भूख नहीं लगती और उसे खाना देखने का मन भी नहीं करता है और वो डॉक्टर बैत्सी का एक ब्लड सैंपल लेता है चेक करने के लिए। और डिनर के टाइम पर इजाबेल और हॉली खाना खाते हैं लेकिन बैत्सी कुछ भी नहीं खाती और उसने एक हफ्ता से कुछ भी नहीं खाया होता है और जब हॉली बैत्सी को जबरदस्ती एक मटर का दाना खिला देती है तब बैत्सी की सांस ही रुक जाती है और एम्बुलेंस बुलाने तक की नौबत आ जाती है। हॉली बैत्सी की बहुत सारी टेस्ट करवाने लगती है और किसी बड़े साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए सोचती है। हॉली जब बैत्सी के वॉशरूम में टॉयलेट पेपर रखने के लिए जाती है तब उसमें एक अजीब सा फोल्ड बना देती है ताकि हॉली को ये पता चल सके कि बैत्सी टॉयलेट जाती है या नहीं। और दूसरे ओर हम बैत्सी को देखते हैं जो बिना खाए पिए भी एक्टिव और ताकतवर होती है और वो अपने दोनों हाथों से उन भारी बैग्स को बहुत टाइम तक टांगे हुए रखती है और वो कुछ साउंड सुन रही होती है। दूसरे दिन डोमिनिक आता है हॉली के घर बैत्सी से मिलने के लिए और हॉली देखती है कि बैत्सी इतने दिन से टॉयलेट भी नहीं गई होती क्योंकि टॉयलेट पेपर वैसे ही फोल्डेड होता है। और कुछ ही पल में पता नहीं डोमिनिक और बैत्सी में ऐसा क्या होता है कि डोमिनिक घर छोड़कर भाग जाता है और हॉली हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉली, इजाबेल और बैत्सी को डिनर करते हुए देखते हैं और अब तो ये रोज का नियम बन चुका था कि दो लोग खाना खाए और बैत्सी सिर्फ चाय पिए। और तभी बातों ही बातों में हॉली बैत्सी से गुस्सा हो जाती है क्योंकि जब इजाबेल खाना खाने से इनकार करती है तब बैत्सी कहती है कि शायद उसे भूख नहीं है और तब हॉली कहती है कि बैत्सी बीमार है और उसे एनोरेक्सिया की बीमारी है। वो बीमारी गोरी मिडिल क्लास लड़कियों को होता है और ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर होता है जब लड़कियां सोचने लगती हैं कि उनका वेट बढ़ने लगेगा और इसलिए वो खाना खाना छोड़ देती है ताकि उनका वेट मेंटेन रहे। और हॉली डिसाइड करती है कि अब से वो बैत्सी का वेट दिन में 2 बार चेक करेगी और वो नोटिस करती है कि बैत्सी का वजन बिल्कुल भी नहीं घट रहा था। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो कि हॉली की माँ होती है लेकिन शायद हॉली और जून के बीच में भी आपस में नहीं बनती थी। जून बैत्सी के पास उसे देखने के लिए जाती है और जून बैत्सी को उसके बचपन की कुछ बातें याद कराने की कोशिश करती है कि किस तरह से वो अकेले ही बातें किया करती थी और वो सबको मैनिपुलेट करके झूठ बोल के अपनी जिद पूरी करवाती थी। और जून बैत्सी से कहती है कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है और अब वो अपनी नौटंकी बंद करे और लंच करने के लिए चले। दूसरे दिन हॉली बैत्सी को एक साइकेट्रिक सेंटर ले जाती है जहाँ पर हॉली को बैत्सी को वहीं पर छोड़ना होता है लेकिन हॉली बैत्सी से दूरी सहन नहीं कर सकती थी और इसलिए वो उसे वहाँ से लेकर चली आती है। और घर जाने से पहले बैत्सी हॉली को उसी जंगल में लेकर आती है और हॉली से बताती है कि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था और बैत्सी कहती है कि वो फ्यूचर देख सकती है कि आगे सब अंधेरा ही अंधेरा है और उसे चुना गया है इस बड़े काम के लिए और उसके लिए एक आशीर्वाद है। तब हॉली को लगता है कि बैत्सी पूरी तरह से पागल हो रही है और उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की सोचती है और कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है और तब तक बैत्सी ने कुछ भी नहीं खाया होता और हम इजाबेल को स्केटिंग करते हुए देखते हैं और इजाबेल अपने मॉम की कॉन्वर्सेशन सुन लेती है कि उसकी मॉम कितने दिक्कतों से उन्हें पाल रही है और पैसों की कितनी तंगी है उन्हें। और जब हॉली घर आती है तब वो जून को अपने घर के बाहर देखती है। जून घर में आने के बाद हॉली को एक जापानीज स्टोरी सुनाती है जो बिल्कुल बैत्सी की स्टोरी से मैच कर रही होती है
और वो कहती है कि फटाकुचियाना भी बेत्सी की तरह ही खाना नहीं खाती थी और उसका हस्बैंड इसके लिए बहुत परेशान होता है। लेकिन वो ये नोटिस करता है कि उसका खाने का भंडार खत्म होता जा रहा है और जब उसका हस्बैंड उसकी जासूसी करता है तब वो देखता है कि फटाकुचियाना ने सारा खाना जमा करके रखा हुआ था और उसके सर के पीछे उसके बालों के बीच में एक अजीब सा मुंह था और शायद वो सारा खाना उसी मुंह से खाया करती थी। और जून को लगने लगता है कि शायद बेत्सी पोजेस हो चुकी है और जून कहती है कि बेत्सी ने उनके दिमाग पर कब्जा कर रखा है। और तभी हम इजाबेल को देखते हैं जो बेत्सी के कमरे में बेत्सी को चेक करने के लिए गई होती है और जब वो बेत्सी की आंखें खोलती है तब उसकी एक आईबॉल गायब होती है, लेकिन वो अचानक से ठीक हो जाती है और इजाबेल इससे डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इजाबेल की नोज ब्लीड कर रही होती है और शायद ये बेत्सी के अचानक से उठने की वजह से हुआ था और बेत्सी अजीब सी हरकतें कर रही होती है। बेत्सी खुद का ही गला दबाकर मरने की कोशिश करती है। फिर जून की बातों से हमें ये पता चलता है कि हॉली भी पहले बेत्सी की तरह ही बीमार होती थी और जून ने हॉली को साइकेट्रिक सेंटर में छोड़ दिया था और हॉली ठीक हो गई थी और जून को लगता है कि बेत्सी के साथ भी वही करना चाहिए। लेकिन हॉली गुस्सा करती है और हॉली जून को घर से जाने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉली को ब्रश करते हुए देखते हैं कि तभी हॉली बेत्सी के कमरे में जाती है जहाँ पर वो बेत्सी को देखती है जो बहुत सारा खाना इकट्ठा करके बैठी हुई होती है और एक डिमोनिक आवाज निकाल रही होती है और सारा का सारा खाना वो अपने पीछे वाले मुंह में डाल रही होती है। और तभी हॉली की आंख खुल जाती है और हमें ये पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। नेक्स्ट सीन में हम इजाबेल को देखते हैं जो कि किसी पार्टी में नशा कर रही होती है और नशे में वो एक लड़के के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तभी डोमिनिक वहाँ पर पहुंच जाता है और इजाबेल को घर छोड़ने के लिए ले जाता है। तभी हॉली डोमिनिक से पूछती है कि वो उस दिन अचानक से कहाँ चला गया था। तब डोमिनिक उसे बताता है कि बेत्सी उस दिन उससे कुछ अजीब बातें कर रही थी सितारों के बारे में और हॉली वो पहला सितारा है जिसे उसे तैयार करना है और इसके लिए उसे चुना गया है। वो डोमिनिक से बताती है कि वो खाना नहीं खा रही है, ना उसे खाने का मन करता है और अब से वो स्कूल भी नहीं आएगी। यही सारी बातें वो डोमिनिक से बताती जिससे उसे लगने लगता है कि बेत्सी की तबीयत खराब है। रात को जब हॉली सो रही होती है तब इजाबेल बेत्सी के कमरे में जाती है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है कि तभी हॉली वहाँ पर पहुँच जाती है और अब तो ऐसा लगने लगा था कि इजाबेल और हॉली के बीच में भी दरार पड़ने लगी थी। इजाबेल बेत्सी से बिल्कुल तंग आ चुकी थी और इस लाइफ से भी। पहले से उनके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और बेत्सी की बीमारी ने उसे और पागल बना दिया था। हॉली बेत्सी का ख्याल रखते रखते इजाबेल को भूल सी गई थी और शायद इसीलिए इजाबेल जून के साथ जाने के लिए डिसाइड करती है। रात को जब हॉली स्मोक कर रही होती है तब वो भी उसी तरह से ही उस रेड मून को देखती है और वो भी वही आवाजें सुनने लगती है जो बेत्सी सुना करती थी। और जब हॉली बेत्सी के कमरे में जाती है तब बेत्सी उसे कहती है कि एक हफ्ते में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस इंसान के आंखों और मुंह से सितारे निकलने लगेंगे और वो सितारे सब कुछ जला डालेंगे। बेत्सी हॉली से प्रे करने के लिए प्रॉमिस करवाती है और हॉली फिर प्रे करने लगती है। तब बेत्सी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है। हॉली किसी तरह उसे शांत करके उसे सुला देती है। सुबह उठकर वो देखती है कि बेत्सी ने उस वेट मशीन के साथ में छेड़छाड़ किया था और इसलिए वो सही वेट नहीं बता रहा था। बेत्सी तभी जाग जाती है और हॉली से माफी मांगती है और तभी पलक झपकते ही बेत्सी की डेथ हो जाती है और फिर हॉली दुखी होकर सड़कों पर निकल जाती है रोते हुए। और तभी हम हॉली की आंखों में चमकते हुए सितारे देखते हैं और हॉली स्कैटर होकर गायब हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हॉली को जो पहले मेंटल डिसऑर्डर हुआ करता था वही बेत्सी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि हॉली भी उस रेड मून को देखकर कुछ बोलने लगती है। या फिर हम इसे दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं जब जून ये बताती है कि बेत्सी बचपन में ही किसी से बातें किया करती थी। क्या पता वो बचपन से ही इस हॉली या डिमोनिक चीज से पोजेस हो और बड़े होने के बाद में उसने बेत्सी पर कब्जा किया हो। तभी तो हॉली के साथ में वही होता है जो बेत्सी ने कहा होता है और हम देखते हैं कि हॉली पर हेवनली लाइट पड़ गई होती है। और क्या पता है बाइबल की कुछ लाइन्स को दर्शाता हो जिसमें लिखा होता है कि अच्छे दिन खत्म होने या लाइफ के एंड होने से पहले रेड मून दिखता है। ये मूवी हमें बहुत सारी थियोरीज देता है, लेकिन खाए बिना इतने दिन तक जी पाना नामुमकिन सा था। तो हम मूवी एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।